शहजादी चिड़िया की बातें सुनकर प्रसन्न हुई और सुराही और टहानी लेकर पहाड़ से उतरने लगी। जहाँ भी काले पत्थर दिखाई दिए उसने उन पर एक एक बूंद सुनहरा जल छिड़क दिया। सारे पत्थर आदमी बन गए और उनके घोड़े भी असली रूप में आ गए। इन लोगों में बहमन और परवेज भी थे जो अपने अपने घोड़ों के साथ जी उठे। परिजात दोनों भाइयों को पहचान कर उनके गले लगकर रोने लगी। फिर उसने कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा क्या हाल था? उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक हम लोग सो रहे थे और अभी अभी सोकर उठे हैं। परिजात ने कहा, कुछ याद है तुम्हें? तुम लोग मेरे लिए बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने गए थे और यहाँ अपने काम को और मेरी याद को भूल कर सोने लगे। दोनों भाई अचकचा कर उसे देखने लगे तो उसने कहा, महानुभाव, तुम लोग सो नहीं रहे थे। तुम काले पत्थर की चट्टान बनकर यहाँ पड़े हुए थे। तुमने आते समय बहुत सी काली चट्टानें देखी होंगी। अब देखो उनमें से कोई मौजूद है या नहीं। यह सब लोग जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं यही वे चट्टानें बने हुए थे। तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि तुम सबके सब जी कैसे उठे। जब मुझे चिड़िया, पानी और पेड़ की टहनियाँ मिल गई तो इनके मिलने से भी तुम्हारे बगैर मुझे बुरा लग रहा था। मैंने इसी चिड़िया से पूछा कि क्या करूं तो उसने कहा कि सुनहरे पानी की एक एक बूंद सभी चट्टानों पर डालकर उन्हें फिर से जीवित कर लो। मैंने इस समय यही किया है। यह सुनकर बहमन और परवेज तो धन्य धन्य कर ही उठे। अन्य लोग भी कहने लगे कि तुमने हमें जीवन दान दिया, हम आजीवन तुम्हारे कृतज्ञ और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। परिजात बोली, मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया। मैं अपने भाइयों को जिलाना चाहती थी। इसमें अगर तुम्हारा लाभ भी हो गया तो मेरे लिए खुशी की बात है। अब तुम लोग अपने अपने निवास स्थानों के लिए प्रस्थान करो। जब यह घोड़े पर चढ़ी तो बहमन ने चाहा कि पिंजरा आदि सारी चीज़ें अपने घोड़े पर ला दे ताकि परिजात का बोझ हल्का हो। परिजात ने कहा, चिड़िया की मालकिन तो मैं हूँ, वह मेरे पास रहेगी। तुम लोग चाहो तो एक टहनी और दूसरा पानी की सुराही ले लो। अतएव बहमन ने टहनी और परवेज ने सुनहरे पानी की सुराही ले ली। फिर अन्य पुनः जीवित लोग भी अपने अपने घोड़ों पर बैठे और सभी चलने को तैयार हुए, क्योंकि काफ़ी दूर तक सभी का एक ही रास्ता था। परिजात ने कहा, तुम लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ हो वह इस समूह का नायक बनकर आगे चले। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, सुंदरी, तुमसे श्रेष्ठ कौन होगा? तुम हमारी जीवनदात्री हो और तुम ही सबके आगे चलो। परिजात शालीनता से बोली, मैं अवस्था में सबसे छोटी हूँ और किसी प्रकार भी दल की नेत्री बनने के योग्य नहीं हूँ, किंतु तुम लोग विवश कर रहे हो तो तुम्हारे प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं भी दल के आगे चलती हूँ। यह दल आगे बढ़ा। सभी लोग उस सिद्ध के दर्शन करना चाहते थे जिसने सभी को राह बताई थी, किंतु जब यह दल उसकी कुटिया पर आया तो उसका कुछ पता न पाया। मालूम नहीं वह कलवित हो गया था या वहाँ पर 3 अद्भुत वस्तुओं की राह बताने के लिए ही मौजूद था और उन चीज़ों के न रहने पर वहाँ से गायब हो गया। सब लोगों को इस बात पर बड़ा खेद रहा कि अंतिम बार उसे धन्यवाद न दे सके। यह दल आगे बढ़ा। हर आदमी जहाँ जहाँ से मार्ग अलग होता था वहाँ वहाँ से परिजात के प्रति कृतज्ञता प्रकाशक करके चला गया। यह तीनों भाई बहन खुशी खुशी से अपने घर में आए। मकान की बारादारी के सामने जो बाग का हिस्सा था उसमें परिजात ने बोलने वाली चिड़िया का पिंजरा लटका दिया। कुछ ही देर में उसके आसपास 20 तरह के पक्षी जमा हो गए और उसके स्वर में स्वर मिलाकर बोलने की कोशिश करने लगे। उसी जगह थोड़ी दूर पर परिजात ने गाने वाले वृक्ष की टहनी जमीन में रोप दी। कुछ ही देर में बढ़ते बढ़ते वह पूरा पेड़ हो गई और हवा चलने पर पत्तों की रगड़ से उसमें से ऐसा संगीत उठने लगा जैसे मूल वृक्ष से उठ रहा था। परिजात ने कारीगरों को बुलाकर एक संगमरमर का हौज बनवाया। उसके बन जाने पर उसमें एक स्वर्ण पात्र रखा और उस पात्र में चांदी की सुराही से निकाल कर सुनहरे पानी की कुछ बूंदें डाली। तुरंत ही पानी बढ़ने लगा और बर्तन उससे भर गया और फिर उसमें से एक 20 हाथ ऊंचा फव्वारा उठने लगा। फव्वारे का पानी फिर आकर बर्तन में ही गिरता था और इस तरह बर्तन में पानी की कमी नहीं होती थी और पानी बाहर भी नहीं बहता था। 2-4 दिन ही में बागों के दरोगा के महल में इन चीज़ों की चर्चा सारे शहर में होने लगी। सारे शहर के लोग तमाशा देखने के लिए परिजात के बाग में आने लगे। परिजात ने सैर के लिए आने वाले नागरिकों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई और इस प्रकार यह तीनों भाई बहन नगर में सर्वप्रिय हो गए।
कुछ दिनों तक आराम करने के बाद बहमन और परवेज ने पहले की तरह मृग्या का मनोरंजन शुरू किया। वे अपने घिरे हुए जंगल के बाहर भी शिकार खेलने के लिए जाने लगे। एक रोज वे शहर से लगभग 1 कोस की दूरी पर स्थित एक जंगल में शिकार खेल रहे थे। संयोग से उसी समय बादशाह भी वहां शिकार खेलने आया हुआ था। इन दोनों ने यह देखकर चाहा कि शाही फौजियों की निगाह बचाकर निकल जाए, लेकिन वह जंगल शाही शिकारगाह था। लेकिन बच निकलने के चक्कर में वे ऐसे रास्ते पर पड़ गए जहां से होकर बादशाह की सवारी आ रही थी। यह देखकर उन्होंने चाहा कि बगल के किसी रास्ते से निकल जाएं। यह संभव न हुआ और वे बादशाह के सामने पड़ गए। मजबूरी में वे अपने घोड़ों से उतरे और बादशाह को झुककर सलाम करने लगे। पहले बादशाह ने समझा कि वे उसके सामंतों में से हैं और देखने को ठहर गए हैं कि कौन है। उसने उन्हें उठने की आज्ञा दी। वे उठकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। बादशाह उनकी सूरतें देखकर ठगा सा रह गया। फिर उसने उनका नाम और निवास स्थान पूछा। बहमन ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, हम लोग आपके भूतपूर्व बागों के दरोगा के पुत्र हैं। हमारे पिता नहीं रहे। हम जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जो उन्होंने आपसे अनुमति लेकर बनवाया था। हमें वे इसलिए अच्छे वातावरण में रखते थे कि बड़े होकर हम आपकी सेवा करें। बादशाह ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन लगता है तुम यहाँ शिकार खेल रहे थे। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यह शाही शिकार गाह है जहाँ और कोई शिकार नहीं खेल सकता? बहमन ने निवेदन किया, सरकार, हमारे पिता ऐसे ही जाते रहे और हमारा निर्देशक कोई नहीं रहा, इसलिए हम लोगों का ज्ञान अधूरा है और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो जाती है। बादशाह उनकी इस चतुराई पर मुस्कुरा उठा। फिर उसने पूछा, शिकार खेलना आता भी है? दोनों ने कहा, आप अवसर दे तो हम भी देखें हमें कितना शिकार खेलना आता है। बादशाह ने कहा, शिकार खेल कर दिखाओ। जंगल में पहुंचे तो बहमन ने एक शेर और परवेज ने एक रीछ को बर्छियों से मारकर बादशाह के आगे रख दिया। दोबारा घने जंगल में जाकर बहमन ने एक रीछ और परवेज ने एक शेर मारा। बादशाह ने कहा, बस करो, क्या सारे जंगली जानवर आज ही मार डालोगे? मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम लोगों में कितना शौर्य है। बादशाह उनके शिष्टाचार, शारीरिक सौंदर्य और वीरता से अत्यधिक प्रभावित हुआ। वह उन्हें अपने से अलग नहीं करना चाहता था। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग यहाँ से मेरे साथ महल में चलो और मेरे साथ भोजन करो। बहमन ने कहा, हजूर, इस समय आपका साथ न कर सकेंगे। इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? बहमन बोला, हमारी एक बहन है। हम तीनों जो भी करते हैं तीनों की सलाह से करते हैं। हम बहन की सलाह लेकर ही आपके यहाँ आ सकेंगे। बादशाह ने कहा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम भाई बहन एक दूसरे की सलाह से ही काम करते हो। आज तुम अपने घर जाओ, अपनी बहन से सलाह करके कल यही शिकार खेलने आना और मुझे बताना कि तुम लोगों में क्या सलाह हुई। बहमन और परवेज बादशाह से निवेदन विदा होकर अपने घर आए, किंतु उन्हें बादशाह की कही हुई बात याद न रही और उन्होंने बहन से कोई सलाह नहीं ली। दूसरे रोज वे शिकार खेलने गए तो वापसी में बादशाह ने पूछा कि तुमने अपनी बहन से सलाह ली या नहीं। अब यह दोनों घबराए। असलियत यह थी कि दोनों का मन शिकार में ऐसा रमा था कि उन्हें शिकार के अलावा हर बात भूल जाती थी। बादशाह ने पूछा तो वे दोनों घबरा कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर में बहमन ने कहा, हमसे बड़ी भूल हुई है, हम अपनी बहन से सलाह लेना भूल गए। बादशाह ने कहा कि कोई बात नहीं, आज पूछ लेना और कल आकर मुझे बताना। लेकिन वे उस दिन भी भूल गए और तीसरे दिन फिर बादशाह के सामने लज्जित होकर कहा कि हम लोग आज भी आपकी आज्ञा का पालन करना भूल गए। बादशाह इस पर भी नाराज न हुआ कि मैं इन लोगों के साथ भोजन कर इनका सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ और इन्हें इतनी भी परवाह नहीं है कि बहन से याद करके मेरे निमंत्रण की बात करें। लेकिन उसने बहमन को सोने की 3 गेंदें दी और कहा कि इन्हें कमर में बांधे पटके में रखना। जब कमर खोलोगे तो पटके से यह गेंदें जमीन पर गिरेंगी और उस समय तुम्हें याद आ जाएगा कि मेरे निमंत्रण के बारे में तुम्हें अपनी बहन से सलाह लेनी है। इतनी बातचीत होने पर भी दोनों घर जाकर इस बात को भूल गए। लेकिन रात को सोने के लिए जाते समय बहमन ने कमरबंद खोला तो गेंदें जमीन पर गिरी। वह फौरन अपनी बहन के पास गया और परवेज को भी ले गया। परिजात अभी तक अपने शयन कक्ष में नहीं गई थी। दोनों भाइयों ने उसे बताया कि बादशाह ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया है और यह भी कहा है कि 2 दिन तक तुमने सलाह लेना भूलते रहे। उसने कहा कि यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि बादशाह ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, किंतु तुमने यह बड़ा बुरा किया कि 2 दिन तक बादशाह तक की कही हुई बात को भूलते रहे।
भला बताओ, जब मुझे इस बात से इतना बुरा लग रहा है तो बादशाह को रंज न हुआ होगा। वैसे तो तुम्हें बादशाह का निमंत्रण मिलते ही उसे शायद धन्यवाद स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन अब जब इतनी बात हो ही गई तो मैं बोलती चिड़िया से भी सलाह ले लूँ। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कक्ष में ले गई और बोली, चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी छुपी हुई बातों का पता है और तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है। मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। मेरे भाइयों को बादशाह ने अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया है। वे 2-3 दिन तक यह बात भूल जाते रहे और आज ही उन्हें मुझे बताया। क्या तुम्हारी राय में उनका जाना मुनासिब है और बादशाह कहीं नाराज़ न हो? चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को बादशाह की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। वह अपने राज्यकाल के सभी नागरिकों का मालिक है। उसका मेहमान बनने में इन दोनों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। वे शौक़ से जाएं, लेकिन इसके बाद यह भी जरूरी है कि बादशाह को अपने घर आकर भोजन करने का निमंत्रण दें। परिजात ने कहा, मैं अब अपने भाई को उनके साधारण कामों के अलावा कहीं जाने देना नहीं चाहती। मैं उनकी सुरक्षा के लिए डरती रहती हूँ। चिड़िया ने कहा, उन्हें बेठक भेजो, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। परिजात ने कहा, अच्छा, जब बादशाह यहाँ आए तो मैं उसके सामने निकलूँ या नहीं? चिड़िया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं। हर बादशाह अपनी सारी प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने से किसी को झिझक नहीं होनी चाहिए। परिजात ने इसके बाद भाइयों से कहा कि तुम बादशाह का निमंत्रण स्वीकार कर लो, लेकिन इसके बाद उससे एक बार यहाँ भोजन करने को भी कहो। दूसरे दिन शिकारगाह में बादशाह ने उनसे पूछा कि आज तुमने अपनी बहन से पूछा या भूल गए? बहन ने कहा, हम की आज्ञा से बाहर नहीं हो सकते। हमने उससे पूछा तो उसने हमें आपका निमंत्रण स्वीकार करने की सलाह दी। इसके अलावा उसने हमें बुरा भला भी कहा कि हमें 2 दिन तक यह क्यों भूले रहे। बादशाह ने कहा, इसकी कोई बात नहीं, तुम 2 दिनों तक मेरी बात भूले रहे, इसकी मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। तुम दोनों भाई यह सुनकर बड़े लज्जित हुए कि बादशाह हम पर इतना कृपालु है और हम उसके प्रति इतने लापरवाह हैं। वे लज्जा के मारे बादशाह से दूर ही रहे। बादशाह ने यह देखा तो उन्हें पास बुलाकर उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसी छोटी मोटी भूलों का मैं ख्याल नहीं किया करता और मैं तुम लोगों से बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। फिर उसने शिकार ख़त्म किया और महल को वापस हुआ। उसके साथ बहमन और परवेज भी थे। बादशाह ने इन दोनों की ऐसी अभ्यर्थना की कि उससे कई दरबारियों और सरदारों को ईर्ष्या होने लगी कि इन अजनबियों के प्रति बादशाह इतना कृपालु क्यों है। किंतु महल के कर्मचारियों और सेवक तथा अन्य उपस्थित प्रजाजन, यद्यपि उन्हें भी इस बात का आश्चर्य था कि इन नव परिचितों का इतना सम्मान हो रहा है। दोनों राजकुमारों ने रंग रूप और आचार व्यवहार से प्रभावित थे। उनमें आपस में बातें होती थी कि बादशाह ने जिस मलिका को पिंजरे की कैद में रखा है उसके पेट में बच्चा पैदा होते तो इतने ही बड़े होते। खैर, जब बादशाह महल में आया तो भोजन का समय हो गया था। दासों ने स्वर्ण पात्रों में भोजन परोसा। बादशाह ने बहमन और परवेज को बैठने का इशारा किया। वे दोनों यह जानते ही न थे कि बादशाह के साथ कैसे भोजन किया जाता है। शाही रीति आदाद बजाकर भोजन के आसन पर बैठने के बजाय वे सीधे अपने आसनों पर डट गए। बादशाह इस पर भी मुस्कुरा उठा। उसने भोजन के दौरान इन दोनों से बातें करके उनकी शिष्टता और ज्ञान की परीक्षा ली, जिसमें यह दोनों अच्छी तरह शिक्षा पाने के कारण पूरे उतरे। ऐसा सोचने लगा कि अगर ऐसे कुशाग्र बुद्धि और वीर शहजादे उसके होते तो कितना अच्छा होता। उनके प्रति बादशाह का आकर्षण उनकी भली बातों से बढ़ता जाता था, किंतु वे जो भूले करते थे उसमें यह आकर्षण कम नहीं होता था। भोजन के बाद बादशाह उन्हें अपने मनोरंजन कक्ष में ले गया और देर तक उनसे बातें करता रहा। लगता था कि उनकी बातें सुनने से उसका जी भरता ही नहीं। फिर बादशाह ने गायन वादन आरंभ करने का आदेश दिया। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ गायक और वादक आकर उपस्थित हुए और उन्होंने अपने श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। फिर नाच का इंतजाम किया गया और रूपसी कलाकार नृत्यांगनाओं के ने मनमोहक नृत्य किया, सभी का चित्त प्रसन्न किया। फिर नाट्यकारों और विदूषकों ने बादशाह और दूसरे मेहमानों का मनोरंजन किया। यह कार्यक्रम कई घंटों तक चलते रहे और जब वे समाप्त हुए तो संध्या होने लगी थी। अब बहमन और परवेज ने अपने घर जाने की अनुमति ली। बादशाह ने कहा, कल तुम फिर शिकारगाह में मेरे साथ शिकार खेलने आना। शिकार के बाद कल भी मेरे साथ यहाँ भोजन करना। उन दोनों ने कहा, हजूर की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, हम शिकारगाह में जरूर आएंगे, किंतु हमारा निवेदन है कि जब आप शिकार खत्म करें तो हमारी कुटिया में आकर हमारा रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके हमारा मान बढ़ाएं। बादशाह तो उनसे अति प्रसन्न था ही। उसने तुरंत ही उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया।
उसने कहा, मुझे तुम्हारे यहाँ आकर प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारी बहन से मिलकर भी बहुत प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि तुम्हारी बातों से पता चलता है कि वह बहुत बुद्धिमती और व्यवहार कुशल है। उसका मेहमान बनकर मुझे बड़ी खुशी होगी। बहमन और परवेज घर पहुँचे तो उन्होंने परिजाद को बताया कि बादशाह ने सभी के समक्ष हमारा बड़ा सत्कार किया और यह भी वादा किया है कि कल शिकार से लौटकर वह हमारे घर आएगा और यहाँ भोजन करेगा। उन्होंने कहा, हमने बादशाह को दावत तो दे दी, लेकिन अब यह भी जरूरी है कि उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल साज सामान और भोजन का प्रबंध किया जाए। परिजाद ने भाइयों के हौसले की प्रशंसा की और कहा, तुम लोग चिंता न करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सब प्रबंध कर रखूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कमरे में ले गई। उसने चिड़िया से पूरा हाल बताया तो उसने कहा, मालकिन, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि बादशाह आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत सत्कार का जो भी प्रबंध कर सको वह यथेष्ट होगा, किंतु मेरे कहने से एक विशेष भोजन बनाओ। तुम खीरे का गाढ़ा शोरबा बनाओ और वह जिस प्याले में बादशाह के सामने लाया जाए उसमें शोरबे की सतह पर अन बिधे मोती इस तरह बिछे हों जैसे पाक क्रिया के दौरान उसी सतह पर आ गए हों। परिजाद ने हैरान होकर कहा, यह किस प्रकार का व्यंजन होगा? मेरी तो कल्पना में भी नहीं आता कि कोई व्यक्ति शोरबे के साथ मोती खा सकता है। बादशाह क्या कहेंगे? फिर अनबिदे मोती मिलेंगे भी कहाँ से? चिड़िया ने कहा, मालकिन, यह बात मैंने सोच समझ कर कही, तुम इस बारे में बहस मत करो। मेरी यह बात जरूर मान लो। मोती कहाँ मिलेंगे यह तो तुम्हें बताती हूँ। तुम अपने कृत्रिम जंगल में जाकर दाहिनी ओर के सबसे बड़े पेड़ की जड़ के पास की जमीन खुदवाना, वहाँ से तुम्हें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक मोती मिल जाएंगे। परिजाद को चिड़िया पर इतना भरोसा था कि उसने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन सुबह 2 मजदूरों को लेकर गई और वर्णित वृक्ष के नीचे जमीन खुदवाने लगी। खोदते खोदते एक बार फव्वारा एक कड़ी चीज से टकराया। होशियारी से खोदा तो मजदूरों ने एक सोने का संदूकचा मिला। उसे बाहर लाकर खोला गया तो उसके अंदर ढकने बिधे मोती भरे हुए थे। परिजाद उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। चिड़िया के ज्ञान पर उसका विश्वास और बढ़ गया। वह सोने का संदूकचा उठाकर अपने मकान की ओर चली। बहमन और परवेज को सुबह ही यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि वह इस समय मजदूरों के साथ कहाँ जा रही है। इस समय सोने का संदूकचा लिए वापस आते देख और भी आश्चर्य में पड़े। उन्होंने कहा कि तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी और यह संदूकचा कहाँ से लाई हो? सुबह जाते समय तो यह संदूकचा तुम्हारे हाथ में नहीं था। परिजाद ने कहा, लंबी बात है, खड़े खड़े नहीं बताई जा सकती। अंदर चलो, मैं बताऊंगी। वे लोग उसके साथ घर के अंदर आए तो उसने कहा, कल शाम को मैंने बोलने वाली चिड़िया से सलाह ली थी कि बादशाह की खातिरदारी के लिए क्या करना चाहिए। उसने सलाह दी थी। उसने सलाह दी कि और साज सामान और व्यंजन तो ऐसे हों जैसे बादशाह अमीरों के खाने के होते हैं, लेकिन उसे एक प्याले में खीर का गाढ़ा शोरबा भी दिया जाए जिसकी सतह पर अनबिदे मोती पट्टे पड़े हों। मैंने बहुत विरोध करना चाहा कि बादशाह इसे मजाक समझेंगे और क्रुद्ध भी हो सकते हैं, लेकिन वह नहीं मानी। अपने सुझाव पर अड़ी रही। वह कहने लगी कि यह अजीब बात करने के लिए मैं बहुत सोच समझकर तुमसे कह रही हूँ और आश्वासन देती हूँ कि बादशाह नाराज नहीं होंगे और इस सब का नतीजा अच्छा ही निकलेगा। तुम जानते हो कि मुझे उसकी बात पर विश्वास है। उसी ने मुझे गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी दिलवाया है और उसी की सलाह से तुम दोनों और तुम्हारे साथ 20 और आदमी दोबारा जिंदगी पा सके। इसलिए मैं उसकी किसी बात को नहीं टालती। उसी की सलाह पर मैं अपने जंगल में उस पेड़ के पास खुदाई कर मोतियों का डिब्बा लाई हूँ। बहमन और परवेज यह सुनकर चक्कर में पड़े और काफ़ी देर तक सोचते रहे। अंत में उन्हें यही ठीक समझा कि जो कुछ हो रहा है होने दिया जाए। वे कहने लगे, बहन परिजाद, तुम हम दोनों से अधिक बुद्धिमान हो, इसमें भी संदेह नहीं है। यह चिड़िया बहुत सी ऐसी बातें जानती है जो संसार के कोई अन्य व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए चिड़िया की बात मान लेनी चाहिए। बादशाह नाराज होगा तो देखा जाएगा। परिजाद ने बावर्चियों का आदेश दिया कि दोपहर तक राजाओं बादशाहों के लायक पूरा भोजन बनाओ। क्या बने यह तुम ही तय करो। सिर्फ एक चीज़ मेरे कहने से बनाना, वह है खीरे का गाढ़ा शोरबा जिसकी सतह अनबिदे मोतियों से पट्टी पड़ी हो। बावर्ची ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि खाने की चीज़ों में साबुत मोती डालने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, सरकार, हमने ऐसा खाना कभी देखा क्या सुना तक नहीं। हंसों के मोती चुगने की बात जरूर सुनी है, आदमियों को मोती खाते कभी नहीं सुना।
परिजात ने कहा, मैंने तुम्हें बहस करने के लिए नहीं बुलाया, जो कहती हूँ वह करो और जितने मोती बचे वह मेरे पास भेज देना। वे बेचारे चुपचाप चले गए। इधर परिजात ने मकान की ऐसी सफाई कराई कि वह शीशे की तरह चमकने लगा। उसी समय शहजादे बढ़िया कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार हो शाही शिकारगाह में पहुंचे। शिकारगाह में कुछ देर तक उन्होंने बादशाह के साथ रहकर शिकार खेला, किंतु उस रोज़ गर्मी अधिक थी और धूप तेज थी, इसलिए उसने और दिनों से कुछ जल्दी ही शिकार खेलना खत्म कर दिया और अपने सैनिकों को वापस भेजकर 2-1 आदमियों को लेकर बहमन और परवेज के साथ उनके भवन की ओर चला। बहमन ने आगे बढ़कर पहले से परिजात को बताया कि बादशाह आ रहे हैं। वह ठीक कपड़े पहनकर भवन के मुख्य द्वार पर आ खड़ी हुई। बादशाह द्वार के सामने घोड़े से उतरा और भवन की ओर चला तो परिजात आगे बढ़ी और उसने अपना सिर बादशाह के चरणों पर रख दिया। बहमन और परवेज ने परिचय दिया कि यह हमारी बहन परिजात है। बादशाह ने उसे उठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके सुंदर रूप को वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखता रहा। उसे यह देखकर ताज्जुब सा हो रहा था कि परिजात की जैसी सूरत उसकी स्मृति में धुंधली सी उभर रही थी, किंतु वह समझ न पाया कि किसकी सूरत है। इसके बाद परिजात बादशाह को भवन के अंदर ले गई। उसने बादशाह को अपने सुंदर और विशाल आवास के हर भाग को दिखाया। बादशाह ने पूरा भवन देखकर कहा, बेटी, तुमने अपने महल की सजावट और रखरखाव खूब कर रखा है, अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ। कोई आदमी मुझसे तुम्हारे बाग की बड़ी तारीफ कर रहा था। परिजात ने उस कक्ष का जिसमें यह सभी लोग मौजूद थे एक ओर का दरवाज़ा खोला तो हरा भरा बाग दिखाई दिया। बाग में वैसे तो सब कुछ सुंदर था, किंतु बादशाह की नज़र फव्वारे पर अटकी गई। सुनहरा पानी काफ़ी ऊंचाई तक उछल रहा था। बादशाह ने उसे पास से देखना चाहा। परिजात उसे फव्वारे के पास ले गई। बादशाह ने कहा, इसके सुनहरे पानी का हौज कहाँ है और किस चीज़ के जोर पर यह फव्वारा इतना ऊंचा उछलता है? यहाँ तो मुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, न कोई हौज। वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही चौंक कर एक और देखने लगा जहाँ से सुमधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। उसने कहा, क्या तुम लोगों ने बाग के अंदर भी गाने बजाने का प्रबंध कर रखा है? और यह कौन गायक है जिसकी आवाज़ शाही गवैयों से भी अच्छी है? परिजात हंसकर बोली, नहीं हजूर, कोई गवैया नहीं, यह आदमी नहीं, पेड़ गा रहे हैं। बादशाह की भौहें चढ़ गई। उसने सोचा परिजात हंसी कर रही है, लेकिन परिजात ने कहा, आइए आपको दिखाऊं। यह कहकर वह बादशाह को गाने वाले पेड़ के पास ले गई। बादशाह हक्का बक्का रह गया। मधुर संगीत वास्तव में पेड़ से ही निकल रहा था। कुछ देर तक बादशाह के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। कभी फटी फटी आंखों से गाने वाले पेड़ को देखता, कभी सुनहरे फव्वारे को। कुछ देर बाद उसने कहा, यह दोनों चीज़ें कल्पना के बाहर हैं। यह पेड़ तुमने कहाँ पाया? और हाँ, मैं पूछ रहा था कि फव्वारे का हौज कहाँ है और इतना ऊंचा किस चीज़ के जोर से उछलता है? परिजात ने कहा, सरकार, इस पानी का कहीं हौज नहीं है, न किसी कल द्वारा इसे जोर की उछाल दी जाती है। संगमरमर के हौज के अंदर रखा हुआ जो बर्तन आप देख रहे हैं उसी में कुल पानी है। यह उसी से उछलता है और वहीं पर लौट कर गिरता है। यह सूखता भी नहीं, इसलिए कम नहीं होता। जो गाने वाला पेड़ अभी आपने देखा है उसकी अपनी विशेषता संगीत देने की है। इसके पत्ते ऐसे हैं, जब हवा चलने पर आपस में रगड़ खाते हैं तो उनसे अपने आप मनोहर संगीत पैदा होता है। जब हवा बिल्कुल नहीं चलती तो यह वृक्ष मूक रहता है। बादशाह ने कहा, यह तो बड़ी अजीब चीज़ें हैं, इनके जैसी किसी चीज़ की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमने इन्हें कहाँ पाया? परिजात ने कहा, यह चीज़ें किसी देश में नहीं पाई जाती। मैं इन्हें एक रहस्यमय स्थान से लाई हूँ, लेकिन मेरे वहाँ से आने के बाद वहाँ का रास्ता भी बंद हो गया। फिर परिजात ने कहा, सरकार, मेरे पास एक और अजीब चीज़ है जिसे आप देखेंगे। यह एक चिड़िया है जो आदमियों की तरह बोलती है और जब यह गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और इसके सुर में सुर मिलाकर गाने गाते हैं। बादशाह ने कहा, उस चिड़िया को भी दिखाओ। परिजात बादशाह को उस बारादारी के पास लाई जिसमें उस चिड़िया का पिंजरा रखा गया था। बादशाह ने देखा कि आसपास के 4-6 पेड़ों पर सैकड़ों और विभिन्न प्रकार के पक्षी एक सुर में गा रहे हैं। पूछा, क्या यह सब पक्षी तुमने पाले हैं? परिजात बोली, नहीं, यह बारादारी में रखे पिंजरे में जो चिड़िया है उसके गाने से खिंच कर आए हैं और उसके साथ साथ गा रहे हैं। बादशाह बारादारी में गया तो देखा कि पिंजरे में बंद एक चिड़िया मस्त होकर गा रही है। परिजात ने कहा, बोलने वाली चिड़िया दिखती नहीं कि बादशाह सलामत खुद आए हैं? तेरा इधर ध्यान नहीं है। यह सुनकर चिड़िया चुप हो गई और उसके साथ ही आसपास के पेड़ों पर बैठे हुए सारे पक्षी चुप हो गए। चिड़िया ने बादशाह को प्रणाम किया और पूछा
कि आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ। बादशाह को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि यह चिड़िया बिल्कुल मनुष्य जैसी आवाज़ में बोलती है। उसने चिड़िया के अभिवादन का यथोचित उत्तर दिया और कुछ देर उससे बातें की। चिड़िया ने हर बात का शिष्टाचारपूर्ण उत्तर दिया। बादशाह उससे ऐसा प्रभावित हुआ कि खाने के समय भी उसका पिंजरा पास में रखवा लिया ताकि उससे बातें करता रहे। बादशाह खाने पर बैठा तो संयोग से सबसे पहले खीरे के शोरबे वाला कटोरा ही उठाया। जब उसने देखा कि उसकी सतह पर अनबिदे मोती बिछे पड़े हैं, उसने खाने पर बड़ा हुआ हाथ खींच लिया और नाराज़गी से बोला, यह क्या मजाक है, यह क्या पेश किया गया है। तीनों भाई बहन चुप रहे, किंतु चिड़िया ने तपाक से कहा, सरकार, ईश्वर की माया अपरंपार है। मलिका के पेट से कुत्ते बिल्ली निकल सकते हैं तो बादशाह के पेट में मोतियों के ढेर भी जा सकते हैं। बादशाह पहले तो आंखें तरेर कर चिड़िया को देखने लगा, फिर उसे बीती बातें याद आई और उसने सिर नीचा कर लिया। कुछ देर मौन रहने के बाद बोला, चिड़िया, तेरी बात ठीक है। मैं भी सोचता हूँ कि जिन बातों पर मैंने विश्वास किया वे बुद्धि से कोसों दूर है, फिर भी मैंने उन पर इसलिए विश्वास किया कि स्वयं मलिका की बहनों ने यह कहा था, और मैंने सोचा कि वे झूठ न कहेंगी क्योंकि वे उसकी सगी बहनें थी, उसकी हित चिंतक थी। चिड़िया ने कहा, सरकार से यही तो भूल हुई कि आपने उन्हें हित चिंतक समझा। जब से उन्होंने देखा कि वे नौकरों से ब्याही गई और छोटी बहन राज रानी बन गई तो वे जल मरी। उन दुष्टों ने इस बात का भी ख्याल न किया कि मलिका ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्रेम रखा था। मलिका को मृत्यु दंड दिलाने के लिए ही उन्होंने 3 बार सफेद झूठ बोला। वह तो भला हो उस नेक मंत्री का जिसके कारण मलिका की जान बच गई। मलिका के प्रति अपने दुर्व्यवहार को याद करके बादशाह की आंखों में आंसू आने लगे। चिड़िया फिर बोली, सरकार, अपने सामने बैठे इन तीनों बच्चों को देखिए। यह वह पिल्ला, बिलोटा और छछुंदर है जिन्हें आपकी मलिका ने जन्म दिया था। मलिका की दुष्ट बहनों ने इनके जन्म पर इनकी जगह मरे जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेट कर टोकरियों में डालकर बहा दिया था ताकि दूर जाकर डूब जाएं और किसी को पता न चले। किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके दिवंगत बागों के दरोगा ने इन तीनों को ही नहर से निकलवाया लिया। संतान नहीं थी, इसलिए उसने इनका लालन पालन अपनी संतान की तरह किया और इन्हें भली प्रकार शिक्षा दिलाई और इनके लिए यह महल बनवाया। सरकार, यह तीनों और कोई नहीं, आप ही की संतानें हैं। बादशाह ने कहा, चिड़िया, तुझे मैं किस तरह धन्यवाद दूं कि दुष्टों की दुष्टता और मलिका की दोषहीनता मेरे सामने स्पष्ट की और मेरे बच्चों को पहचानवाया। मैं भी बराबर सोचता रहा कि इन लड़कों के प्रति मन में अकारण ममता क्यों उपजी है और इनकी बातों पर नाराज क्यों नहीं हो पाता। चिड़िया ने जो सूचना दी थी वह बादशाह के लिए नहीं, बहमन, परवेज और परिजाद के लिए भी नई थी। वे तीनों अपनी जगह से उठे और बादशाह के पैरों पर गिर पड़े। बादशाह ने सभी को उठाकर सीने से लगाया। चारों की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। कुछ देर बाद जब सहज स्थिति में आए तो सबने मिलकर रुचिपूर्ण भोजन किया। कुछ देर तक बातें करने के बाद बादशाह ने उनसे कहा, अब मैं महल को जाता हूँ, कल फिर आऊँगा। कल तुम लोग मेरे ही नहीं अपनी माता के स्वागत के लिए भी तैयार रहना और इसके बाद महल में रहने के लिए भी। महल में पहुंचकर बादशाह ने मंत्री को बुलाया। उसने उसकी सुमति की प्रशंसा की जिसके कारण मलिका की जान बची थी। फिर उसने मलिका की बहनों की दुष्टता का वर्णन किया जिन्होंने अपनी शिष्ट और सदाचारी सगी बहन के विरुद्ध ऐसा घृणित षड्यंत्र रचा था और 2 राजपुत्रों और एक राजपुत्री की लगभग जान ही ले ली थी। उसने आदेश दिया कि उन दोनों को अभी वध स्थल में ले जाओ और उनके सिर उड़ा दो। वे किसी प्रकार दया की पात्र नहीं हैं। मंत्री ने अविलंब शाही हुक्म पर कार्य किया और दोनों दुष्टों को वह दंड दिया गया जिसकी वे भागी बहुत दिनों से थी। फिर बादशाह जामा मस्जिद के सामने उस कैदखाने में गया जहां उसने मलिका को सतत अप्रतिष्ठा का दंड दे रखा था। उसकी दुर्बलता और फटे पुराने वस्त्र देखकर बादशाह ने बर्दाश्त न हुआ और वह उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने मलिका को बताया कि मैंने तुम्हें जो दंड दिया था उसका कारण तुम्हारी वे बहनें ही थी जिन्हें तुमने और मैंने तुम्हारा हित चिंतक समझा था। उसने बताया कि दोनों मरवा दी गई हैं। उसने यह भी कहा कि यह सब कुछ मुझे एक अलौकिक बोलने वाली चिड़िया से मालूम हुआ। मलिका यह सुनकर खुशी के मारे रोने लगी। बादशाह उसे महल में लाया। उसने हमाम किया और शाही पोशाक पहनी। रात भर महल में हंसी खुशी होती रही। सुबह बादशाह ने मलिका को बताया कि भगवान की दया से तुम्हारे दोनों बेटे और बेटी जिंदा हैं और बड़े आराम से हैं। तुम चलकर उनसे मिलो।
यह खबर सारे राज्य में फैल गई और सभी लोग उत्सव सा मनाने लगे। हर जगह नाच रंग होने लगे। मलिका बादशाह के साथ इन लोगों के महल में गई। तीनों बच्चे अपनी माँ को देर तक चिपटे रहे। फिर सब ने मिलकर भोजन किया। इसके बाद बादशाह और तीनों संतानों ने मलिका को गाने वाला पेड़, सुनहरे जल का स्वचलित फव्वारा और मनुष्यों की भांति बोलने वाली चिड़िया दिखाई। मलिका को मालूम हो रहा था कि वह सपन देख रही है। उन लोगों के निवास स्थान से शाही महल तक आने वाली सवारी को देखने के लिए सड़कों पर जबरदस्त भीड़ हो गई। बादशाह ने सार्वजनिक समारोह का आदेश दिया और कई दिनों तक खेल तमाशे होते रहे। बादशाह ने इतना दान दिया कि शहर में कोई व्यक्ति निर्धन नहीं रहा। बादशाह ने इसी अवसर पर बहमन को युवराज घोषित करके क्रियात्मक रूप से उसके हाथ में सारा राज्य प्रबंध दे दिया। परवेज को उसने सेना का अधिपति बना दिया। परिजाद को अपने एक मित्र बड़े बादशाह के एकमात्र पुत्र से ब्याह दिया। शहरजाद ने यह कहानी खत्म की तो दुनियाजाद ने कहा, बड़ी सुंदर कहानी सुनाई, अब कौन सी कहानी सुनाओगी? शहरजाद ठंडी सांस भरकर बोली, कोई नहीं, मुझे जो भी कहानियाँ आती थी सब खत्म हो गई और आज जल्लाद के हाथों मेरी कहानी भी खत्म हो जाएगी। शहरयार ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेगम, तुम्हारी कही हुई कहानियाँ अमर रहेंगी और तुम्हारी उम्र लंबी होगी। तुमने कहानियाँ सुनाकर मेरा ज्ञानवर्धन भी किया और मेरे मन का मैल भी धो दिया है। मैं आज घोषणा करूँगा कि आज से मैं अपना शादी करके पत्नी को मरवाने का नियम समाप्त कर रहा हूँ। शहरजाद उसके पैरों पर गिर पड़ी। दुनियाजाद के आंसू बहने लगे। मित्रों, मैं आप सभी को आलिफ लैला अरेबियन नाइट्स की रहस्य रोमांच से भरी हुई हिंदी कहानियाँ सुना रहा हूँ। कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा।